बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। दोस्तों, बदलते दौर में गांव हो या फिर शहर, दोनों ही परिवेश में बहुत कुछ बदल रहा है। लाइफस्टाइल, खाने पीने की आदतें और उम्र के हिसाब से हमारे शरीर की जरूरतें भी। यदि बात करें शरीर की या इसे संभाल कर रखने वाली हड्डियों की समस्या की, तो कभी कम, कभी तेज और कभी इतना तेज कि ना चला जाए ना उठा जाए। जी हाँ, कुछ ऐसा ही होता है कमर और जोड़ों का दर्द। आज हर तीसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं स्लिप डिस्क, सर्वाइकल और अर्थराइटिस या फिर ऑस्टियोपोरोसिस से परेशान है। आपने भी कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि वे घुटने और कमर के दर्द से परेशान हैं, जोड़ों का दर्द सताता है। बता दें कि एक बार यदि हड्डी की बीमारी लग जाए तो हमारी चाल तो बदल ही जाती है, बल्कि हाल भी बदल जाते हैं। जी हाँ, जब सीढ़ियां चढ़ने या उठने बैठने में परेशानी होने लगे, जोड़ों में सूजन और आवाज आने के अलावा जब गिरने, झुकने, छींकने, यहां तक कि खांसने से भी हड्डियां खिसकने लगे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आज हम अपने विशेषज्ञ से यही सब समझने की कोशिश करेंगे। शरीर के जोड़ क्यों अकड़ जाते हैं, साथ ही ये भी समझेंगे कि हमारे जोड़ जब हमारा साथ छोड़ने लगे तब हमें क्या करना चाहिए, और साथ ना छोड़ें इसके लिए भी हमें क्या करना चाहिए। आइए, कार्यक्रम का विषय क्या है बता देते हैं आपको। आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है हड्डियों की एक खामोश बीमारी, ऑस्टियोपोरोसिस, कारण, लक्षण और उपचार। अगर आप भी हड्डियों की समस्याओं से ग्रस्त हैं, चलने, खड़े होने, हिलने डुलने के दरमियान दर्द रहता है, पीठ दर्द से परेशान है, तो हमें फ़ोन कीजिए। टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। इस फ़ोन पे आपका कोई भी पैसा नहीं लगना है। बिल्कुल निःशुल्क सेवा है ये आपके लिए। आप बेझिझक इन पर कॉल कर सकते हैं और आपकी समस्याओं के समाधान के लिए बता दें आपको कि आज हमारे स्टूडियो में दो बड़े हड्डी रोग विशेषज्ञ उपस्थित हैं। आइए परिचय करवा दें। हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर डॉक्टर अजय शुक्ला, आप अस्थि रोग के जाने माने सर्जन हैं और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अस्थि रोग विभाग में HOD हैं। घुटने और लगातार पीठ दर्द के कारण क्या हो सकते हैं, आज हम हमारे विशेषज्ञ से ही जानेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर AS मूर्ति, आप एम्स दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर में फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आपसे हम समझेंगे कि जोड़ों के दर्द में फिजियोथेरेपी की भूमिका क्या है, और जोड़ जब हमारा साथ छोड़ने लगे तब हमें क्या करना चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले देखते हैं क्या होता है जब कमजोर होती हैं हड्डियां। एक विशेष रिपोर्ट। शरीर का एक कठोर अंग है हमारी हड्डियां, जो 50% पानी और 50% ठोस पदार्थ से मिलकर बनती है। जी हाँ, हड्डियां ही तो है जो हमारे शरीर को चलाने के साथ तमाम अंगों का पोषण करती है। गौरतलब है कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। इसमें 106 हड्डियां तो हाथ और पैरों में ही होती है, लेकिन सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है हमारी जांघों की। तभी तो ये शरीर का पूरा भार भी सहन करती है। गौरतलब है कि हड्डियां बचपन से लेकर किशोरावस्था तक बनती है, बढ़ती है और विकसित होती रहती है। हालांकि बुआई और कटाई से लेकर चलने, दौड़ने और झुककर काम करने से हड्डियां मजबूत तो होती है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब ये इतनी नाजुक और कमजोर हो जाती है कि मामूली सी चोट से भी चटाक से टूट जाती है।
लेकिन ध्यान रहे, हड्डियां रातों रात कमजोर नहीं होती। ये प्रक्रिया तो सालों साल चलती रहती है। हड्डियों का क्षरण कैसे होता है, हड्डियां कैसे घिसती हैं और कैसे कमजोर हो जाती है, आइए समझते हैं कुछ इस तरह। ये है हमारे शरीर के अंदर का कार्टिलेज। जी हाँ, कार्टिलेज वह तरल और लचीला ऊतक होता है जो किसी जोड़ के अंतिम सिरे को ढके हुए रखता है। जब कार्टिलेज घिस जाता है तो हड्डियां आपस में रगड़ती हैं और इस रगड़ से ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। इसे देखिए, हड्डी के अंतिम सिरे को, यही है शार्क ऑब्जर्वर। इसी शार्क ऑब्जर्वर के कारण फिसलन होता है, कुछ इस प्रकार। और यह है हिप ज्वाइंट, यानी कूल्हे का जोड़, जो शरीर के ऊपरी भाग को सहता है, जिसके कारण हम खड़े रहते हैं। कूल्हे का सॉकेट इसे जांघ की हड्डी से जोड़ता है और फिर यही सारी हड्डियां मिलकर चलाती है हमारे शरीर को। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज 10 में से 4 महिलाएं और 4 में से 1 पुरुष जोड़ और कमर के दर्द से परेशान हैं। जोड़ और कमर का दर्द उनके जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। और यदि महिलाओं की बात करें तो आमतौर पर घुटनों का दर्द पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा होता है। गौरतलब है कि गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान महिलाओं में हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है, इसलिए इस दौरान भरपूर कैल्शियम लेने की सलाह दी जाती है। इसी तरह जहां थायराइड ग्रंथि का असर भी हड्डियों पर पड़ सकता है, वहीं मोनोपॉज के दौरान शारीरिक और मानसिक स्तर पर बदलाव आने के साथ हड्डियां भी कमजोर होने लगती है। अब यदि बात करें चलने, उठने, बैठने में परेशानी की, तो कमर या पीठ का दर्द है ही कुछ ऐसा। बता दें कि लंबे समय तक कमर और पीठ दर्द को टालना कभी अच्छा नहीं होता। और ये भी बता दें कि रीढ़ की हड्डी में होने वाला टीबी इंटरवर्टिकल डिस्क में शुरू होता है और फिर हड्डी में फैल सकता है। इसलिए जरूरी है समय रहते जागरूकता। बहरहाल उम्र कोई भी हो, आपकी हड्डियां होंगी स्वस्थ तो जीवन चलेगा मस्त। क्योंकि हड्डियां शरीर की व्यवस्था होती है, स्वस्थता होती है और तो और देश की सुरक्षा होती है। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। जी हाँ, हड्डियां होंगी स्वस्थ तो जीवन चलेगा बिल्कुल मस्त। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमें अपना जीवन व्यतीत करना है, अपने आप को स्वस्थ बना के रखना है। चलिए आइए हमारे बातचीत के सिलसिले की यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। जागरूक करते हैं आपको कि किस तरह से आप अपने शरीर की हड्डियों को मजबूत रख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले रुख करना चाहेंगे डॉक्टर अजय शुक्ला का। डॉक्टर शुक्ला, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर का हर अंग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जिस तरह से हम अपने हाथ का, आंख का, सिर का, पेट का ख्याल रखते हैं, वैसे ही जोड़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो खतरा बढ़ता जाता है जोड़ों की समस्या का। इसे किस तरह से देखते हैं आप? डेफिनेटली आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर अंग का हर हिस्सा, हमारे शरीर का हर हिस्सा उम्र के साथ धीरे धीरे खराब होता है। चाहे वो हमारी त्वचा हो, आपने देखा होगा उसमें सिकुड़न पड़ने लगती है, बाल गिरने लगते हैं, तो हर चीज़ अफेक्ट होती है। आँखों की दृष्टि कम होने लगती है, ऐसे ही हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं और जोड़ के अंदर की जो कार्टिलेज है वो भी उम्र के साथ, समय के साथ घिसने लगती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस होती, खास तौर से घुटनों में। जी बिल्कुल। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, समस्याएं भी बढ़ती जाती हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें जागरूक रहना चाहिए। पहले ही हमें तैयार रहना चाहिए कि ये समस्या दस्तक दे सकती है। इसके लिए हम किस तरह से बचाव कर सकते हैं? अब डॉक्टर मूर्ति का रुख करना चाहेंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर डॉक्टर शुक्ला ने जिक्र किया कि बढ़ती उम्र के साथ समस्याएं बढ़ती जाती हैं, हमारे जोड़ों में भी समस्याएं होती हैं। घुटनों की बात करें तो कहा जाता है कि जब घुटनों में दर्द हो गया तो समझ लीजिए बुढ़ापा आना शुरू हो गया। इस ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आपने सही बोला।
पिछले 2 साल से हमने, हमारा आप सबको पता है, ड्यू टू कोविड हमारा फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गया, चाहे वो बड़े हो चाहे वो बच्चों हो जी। जब ये एक्टिविटी कम हो गया, मांसपेशियों के अंदर लचीलापन कम हो गया। तो जहाँ पे मांसपेशियों में अगर लचीलापन कम हो जाती है, जब हम सीढ़ी उतरते हैं चढ़ते हैं तो दर्द होना शुरू हो जाती है। अब इस दर्द के लिए लोग सीधा सीधा मेडिकल शॉप में जाके दवा ले लेते हैं, बट इसको हम क्या करते हैं, फिजियोथेरेपी की मदद से, जैसे कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हैं, वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने से वो आपका हड्डी के अंदर जो टकराव, जो रगड़ाई, तो उसी की वजह से जो स्पॉन्डिल आर्थराइटिस, जो आर्टिकुलर सरफेस जो डिजनरेटिव चेंजेस हो रही है, उसको हम रोक सकते हैं बाय डूइंग रेगुलर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। जहां मांसपेशियां वीक है तो उसको मजबूत करना होगा। ये क्या है, खुद ना करने से एक्सपर्ट से आप ओपिनियन लीजिएगा, जाके दिखाइए आपको किस वजह से घुटना में दर्द है, कमर में दर्द है, कारण को पहले पता करिएगा। फिर आपसी सलाह से ही कोई यहाँ पर उपचार ना करे, डॉक्टर को, विशेषज्ञ को अगर दिखा करके उसके अनुसार आप यहाँ पर इलाज करेंगे तो ये आपके लिए ही फायदेमंद होगा साबित। बढ़ते हैं आगे। आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से नंद स्वरूप मिश्रा जी। आइए सवाल जान लेते हैं उनका। हेलो हेलो बाराबंकी से जी, उत्तर प्रदेश में पड़ता। मैं जानना ये चाहता हूँ कि ठंडक का जब मौसम होता है, बुढ़ापा की उम्र जब बढ़ती तो धीरे धीरे जो ये रीढ़ की हड्डी होती है जिसे मेरुदंड कहते हैं, तो ये धीरे धीरे आगे को झुकने लगती है, आदमी झुक करके चलता है। तो ऐसी दशा में हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए जिससे ये समस्या से हमें निजात मिल सके? जी बिल्कुल, जैसे जैसे ठंडक बढ़ती है रीढ़ की हड्डी में झुकाव सा हो जाता है, तो ऐसे में ये समस्या ना उत्पन्न हो, क्या सलाह है आपकी? इसमें ऐसा है कि उम्र के साथ आपको अपना पोस्चर सही रखना, वैसे तो हर उम्र में पोस्चर सही रखना ज़रूरी है, पर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हम लोगों की टेंडेंसी होती है आगे की तरफ झुकने की। तो उसको काउंटर करने के लिए हमें ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, हमें ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, हमें सीधे होके चलना चाहिए, और बल्कि हमें कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी करनी चाहिए जिसको रीढ़ की हड्डी को जो सीधा रखती है, जिससे हमारा झुकाव ना हो। और ख़ास तौर से जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी हड्डियां क्योंकि कमज़ोर होती हैं तो उसकी वजह से भी एक झुकने की टेंडेंसी होती है। तो उसको काउंटर करने के लिए वो एक्सरसाइजेज और आपका साथ में जो न्यूट्रिशन है, खान पान है, वो सब चीज़ें साथ में बहुत ज़रूरी है। जिस हिसाब से जो डॉक्टर साहब आप एडवाइस कर रहे हैं, जो झुक जा रहे हैं, कसरत करना है, तो इस पे आप देखा जाएगा जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो लोग झुक जाते हैं। अब जब झुकेंगे तो आप देखें उनका चाल ना बिल्कुल रोबोटिक की तरह वॉक करते हैं, आज चलता नहीं भाई। नेचुरली क्या है, जब हम वॉक करते हैं पहले एडी पहले जमीन पे रखता है, साथ साथ हाथ भी आगे पीछे चलना होता है। जिस इंसान अगर चलते समय हाथ को भी आगे पीछे जब चलाएंगे शरीर सीधा हो जाएगा। साथ साथ जो मांसपेशियों के अंदर जो लचीलापन की जो बात कर रहे थे, जो स्ट्रेचिंग, जैसे थाई मसल्स के अंदर पीछे हैमस्ट्रिंग बोलते हैं, उस मसल्स को अगर ज्यादा स्ट्रेच करेंगे विद एडवाइस के साथ आपके जो है झुकाव भी सीधा हो जाएगा। साथ में कोर मसल्स, आप शरीर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मसल्स हैं, वो कई मसल्स है, उसको अगर मजबूत हम करते जाएंगे तो काफी ऑर्थो रिलेटेड बीमारियां हम दूर कर सकते हैं, चाहे स्पॉन्डिलाइटिस हो चाहे आर्थराइटिस हो। जी तो ये आप जरूर बिल्कुल डॉक्टर मूर्ति। डॉक्टर अजय शुक्ला, यहाँ पे एक सवाल ये होता है कि बहुत से लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे अगर उनको कोई जोड़ों की समस्या है, कोई जोड़ों की प्रॉब्लम है, वो अवॉइड करते हैं, टालते हैं, कोई भी वजह हो सकती है, वो किसी केमिस्ट, लोकल केमिस्ट के पास चले जाते हैं और उनसे कोई दवाई ले लेते हैं उनकी सलाह पे। लेकिन ये सिलसिला सालों साल चलता रहता है, इस बारे में आप क्या सलाह देंगे? ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ रेज़ की है, और ये बिल्कुल ही गलत एक मतलब आदत है, और बहुत लोग ऐसा करते हैं। आपकी बात सही है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ अधिकतर इन जो तकलीफ़ें हैं जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है या जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जहाँ दर्द होने लगता है घुटनों में, जोड़ों में, तो इसकी कोई ऐसी दवाई नहीं आती जो इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस को ठीक कर देगा। तो केमिस्ट क्या है, वो आपको दर्द हो रहा है तो पेन किलर दे देगा, और पेन किलर्स जितने हैं सबके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, सब नुकसान करते हैं। जो अधिकतर हैं तो पेट ख़राब करेंगे, कुछ जो हैं वो किडनी डैमेज करते हैं। इनफैक्ट इंडिया में
जो मैक्सिमम पेशेंट्स हैं जो कि डायलिसिस कराते हैं और बाद में किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं, वो पेशेंट्स हैं जो कि पेन किलर्स पहले बहुत मात्रा में खा चुके होते हैं जी। एंड इवन हार्ट अटैक और स्ट्रोक वगैरह ये सब चीज़ें जो है रिपोर्ट ज्यादा पेन किलर लेना और खुद से ही ले लेना विदाउट एनी एडवाइस, तो ये हमारे लिए हानिकारक ही होता है। देखिए अभी तो हमें यहाँ पर रिलीफ मिल जाता है, हमने दवाई खा ली तुरंत आराम आ गया, लेकिन लंबे समय की अगर हम बात करें तो ये हमारे शरीर के लिए घातक साबित हो सकता है। इसके लिए खुद का डॉक्टर नहीं बनना है आपको। इस संदर्भ में हम डॉक्टर मूर्ति की भी सलाह यहाँ पर लेना चाहेंगे, बताएं आप। जैसे आप दर्द की बात कर रहे हैं, जो गोलियां लेते हैं, कोशिश करना है दर्द को इलाज नहीं करना, दर्द को कारण को इलाज करना। वो कारण कौन बताएगा? वो डॉक्टर बताएंगे जी। तो आपको तो डॉक्टर मत बनिएगा, आप डॉक्टर के पास जाइए, सलाह लीजिए, कारण को पहले फाइंड आउट करिए, फिर उसके हिसाब से जो है डॉक्टर साहब दवा देंगे, फिजियोथेरेपिस्ट उस हिसाब से एक्सरसाइज बताएंगे, उससे आपका शरीर जो है बिल्कुल। तो देखिए बहुत ही अच्छी बात, जड़ से खत्म हो जाए। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर डॉक्टर मूर्ति ने कही है कि आपको दर्द को खत्म नहीं करना है, उसके कारण को खत्म करना है। कारण को खत्म कर दिया तो देखिए समस्या बढ़ेगी ही नहीं, वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी, दोबारा समस्या आएगी ही नहीं। बिल्कुल। इसी के साथ एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं कॉलर हमारे। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी सवेरे में एड़ी में दर्द रहता है मैम, ये एड़ी की जो दर्द है वो हड्डी के कारण तो नहीं रहता है, ये पूछना था। एड़ी में दर्द रहता है, कब से है ये समस्या आपको? ये 2-3 साल हो गया, मेरा उम्र हो गया है 45 साल। 45 साल हो चुका है, कुछ सालों से एड़ी में दर्द की समस्या रहती है। डॉक्टर शुक्ला, क्या आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगे या फिर सलाह रहेगी? ये दर्द आपका एड़ी के नीचे है कि एड़ी के पीछे की तरफ होता है? एड़ी के पीछे तरफ है। एड़ी के नीचे, ठीक है। तो और सुबह उठ के ज्यादा होता है? हाँ, सवेरे उठने समय ज्यादा होता है। जी जी जी। तो जिस प्रकार से बता रहे हैं, ये बहुत ही कॉमन समस्या है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लांटर फेशियाइटिस। और होता क्या है कि हमारे पैर के नीचे जो एड़ी है वहाँ से एक मांसपेशी है जो आगे पंजे की तरफ जाती है और उसका लचीलापन एज के साथ कम हो जाता है, जिसकी वजह से जहाँ वो एड़ी पे वो मांसपेशी जुड़ी होती है वहाँ पे थोड़ा इन्फ्लेमेशन होता है, जिसकी वजह से दर्द होने लगता है। तो उसके लिए बेस्ट होता है कि आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें, सबसे अच्छा रहता है। और जैसे तकलीफ़ सुबह ज़्यादा होती तो सुबह थोड़ा सा तसले में गुनगुना पानी करके पैर की सिकाई कर लें, जूते कंफर्टेबल पहने, और अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, आराम नहीं मिल रहा है किसी चीज़ से, तो हम लोग टेस्ट कराते हैं, और अगर कंफर्म होता है आराम नहीं मिल रहा है तो कभी कभी वहाँ पे लोकल इंजेक्शन लगाना पड़ता है। बिल्कुल। डॉक्टर मूर्ति, आपकी भी सलाह यहाँ पर लेना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप हमारे कॉलर को? सही बोले, जैसे सुबह उठते उनको बहुत ज्यादा पेन होता है, एड़ी जमीन पे नहीं रखा जाता है, वेरी कॉमन है। इसको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, वो भी जो पिंडली में जो मांसपेशियां है ना, उसको सोलियस स्ट्रेचिंग है, आप पता कर लीजिएगा, वो आसपास फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, उनसे जरूर पूछिए सोलियस स्ट्रेचिंग कैसे, या काफ मसल स्ट्रेचिंग है। तो उस स्ट्रेचिंग अगर रेगुलर करेंगे तो फिर आपको जो है वो पेन खत्म हो जाएगा। ये कारण क्या है? मसल इम्बैलेंस है, क्योंकि मसल इम्बैलेंस की वजह से ये इश्यूज आ रही है, वो बैलेंस करना होता है। तो ये आप इसको सही जगह पे। बिल्कुल डॉक्टर मूर्ति, यहीं पर हमारे सारे कॉलर जुड़ गए हैं। परेश जी हैं गुजरात से। परेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। गुजरात से बोल रहा हूँ। हाँ जी। मैंने देखा है और अनुभव भी किया है कि जो फूड प्रोसेस होता है हमारे भारत में, जो अभी एल्यूमिनियम मेटल आ गया है, ज्यादातर लोग एल्यूमिनियम के अंदर खाना बनाते हैं, खाते भी हैं। तो एल्यूमिनियम का भी असर हड्डियों पर क्या होता है? एल्यूमिनियम से क्या क्या ह्यूमन की बोन्स को और नुकसान होता है, वो समझाने की अभी भारत के लोगों को बहुत आवश्यकता है। एल्यूमिनियम का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इससे ज्यादा हड्डियों को नुकसान हो रहा है, ह्यूमन को, लोगों को ज्यादा नुकसान हो रहा है, कैंसर भी हो रहा है। इसके बारे में थोड़ा समझाइएगा। धन्यवाद। आपका सवाल बहुत अच्छा है, इवन ये आम दर्शक का भी सवाल है। डॉक्टर साहब, आप क्या बताना चाहेंगे? डॉक्टर अजय शुक्ला सर। अब ऐसा है कि खाने के लिए जो है बेस्ट तो स्टील के बर्तन होते हैं,
एंड जो बहुत जैसे एल्युमिनियम है वो एक ऐसा मेटल है जो कि खाने से आसानी से रिएक्ट कर जाता है, तो एडवाइजेबल नहीं है कि आप एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनाएं। आपको हमेशा ऐसा अगर मेटल यूटेंसिल यूज़ करते हैं तो ऐसा होना चाहिए जो खाने से रिएक्ट ना करे, बिकॉज़ जो मेटल आयंस जो जनरेट होते हैं वो अगर आप खाने के साथ आपके जाएंगे तो ब्लड में अगर उनका लेवल बढ़ता है तो वो फिर डिफरेंट ऑर्गन्स को डैमेज भी करते हैं, ख़ास तौर से किडनीज़ हैं, लिवर है, और कई दफ़े जो है लेवल्स ज़्यादा होने से कैंसर वगैरह होने का भी डर रहता है। जी बिल्कुल, तो आपका जो सवाल था उसका जवाब हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचा दिया है कि एल्यूमिनियम को जितना अवॉइड कर सके, नज़रअंदाज कर सके, उतना बेहतर है। स्टील के बर्तनों का आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बाकी के अगर हम मेटल्स यूज करते हैं तो उससे हमारे शरीर को कहीं ना कहीं परेशानी तो उत्पन्न होती ही है। ऐसी ही समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचाते रहेंगे, आपको जागरूक करते रहेंगे स्वस्थ शरीर के प्रति। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। सब किसान भाइयों को राम राम। फसल बेचनी है kisancrops.com पर बेचो, जहां बाजार खुद चल कर आता है और फसल बिकती है अपने भाव। ऐप लो, फसल विवरण भरो और बस मैंने भी वही बेचा। www.kisancrops.com। हमारा फसल हमारा भाव। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। चर्चा हमारी लगातार जारी है जोड़ों के दर्द के संदर्भ में। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में आपको जानना चाहते हैं तो बेझिझक आप हमें कॉल कर सकते हैं। अपने सवाल हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके हमारे विशेषज्ञों के साथ साझा कर सकते हैं। बता दें इस वक्त भी विजय जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से। जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। मैं विजय बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ से। जी पूछिए अपना सवाल। मेरी उम्र 45 साल मेरी उम्र है जी। 500 मीटर तक भी पैदल नहीं चला जाता, पूरी कमर में दर्द हो जाता है। तो डॉक्टर साहब को दिखाया मैंने, हड्डी वालों को, उन्होंने MRI कराया तो उन्होंने एक तकलीफ बताई है PIVD डिसऑर्डर करके। तो ये क्या होता है और मतलब दवाइयाँ बोले ज्यादा नहीं लेनी है, फिजियोथेरेपी करानी है, तो कभी मैं ठीक हो पाऊंगा का ये नहीं, या इसका कोई स्थायी इलाज या सर्जरी है क्या? जी डॉक्टर शुक्ला क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? इन्होंने शायद PIVD बोला। तो PIVD का मतलब होता है प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टेब्रल डिस्क। जो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं वो जैसे ईंटें हैं, ब्रिक्स हैं, वो एक के ऊपर एक रखे हैं और बीच में उनको सेपरेट करता है मांसपेशी, उसको हम लोग डिस्क बोलते हैं। तो जब कभी डिस्क में प्रेशर बढ़ता है तो वो पीछे की तरफ सरक जाती है और जो पीछे सिर से हमारा ब्रेन से जो नीचे टांगों तक जो नसें आ रही हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, उस पर उसका प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से टांगों में तकलीफ़ शुरू हो जाती है और फिर चलने में मुश्किल आती है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको यही तकलीफ़ है। बट 90-95% पेशेंट्स जो है वो फिज़ियोथेरेपी से और लाइफस्टाइल चेंज से कुछ हम लोग प्रिकॉशंस बताते हैं, कुछ प्रॉपर पोस्चर बताते हैं, वो सब चीज़ें, और शुरू में कुछ मेडिसिन्स चाहिए होती हैं। उससे बहुत लोगों को आराम मिल जाता है। बहुत रेयर होता है कि पेशेंट को उसमें इंजेक्शन लगवाना पड़े रीढ़ की हड्डी में, और उससे भी ज़्यादा रेयर होता है कि उसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़े। और एक्सरसाइज उसमें क्या ज़रूरी है क्या नहीं है वो डॉक्टर मूर्ति अच्छे से क्या बता कहना सकते चाहेंगे इस संदर्भ में आप? हाँ जी, जो लोअर बैक पेन विद PIVD जो
हमारे रिपोर्ट कहते हैं, जिस हिसाब से इनको तकलीफ है, इसको सिंपल तरीके से बता रहे हैं। जो डिस्क मसल्स को ना एक टायर ट्यूब समझ लीजिए। टायर जो है मसल, ट्यूब इज अ डिस्क। जहां टायर घिस जाती है, जहां घिसा हुआ एरिया से ट्यूब बाहर आ जाती है। इसी तरह मसल जहां वीक हुआ वहां से डिस्क बाहर आ जाती है। आप कोशिश करना मसल्स को मजबूत करना, मांसपेशियों को मजबूत करना। वो शुरू से हमने बोला कोर मसल्स को बहुत ध्यान देना होता है इस तरह कंडीशन में। कोर मसल्स का मजबूत करिए। अच्छा, बैक पेन या डिस्क बल्ज कई कारण होती है। कारण को जैसे कुछ मांसपेशियां अकड़ जाती है, कोई लिगामेंट लैक्सिटी होती है, कुछ मांसपेशियां वीक होती है। इसको तरीके से आप डायग्नोस करिए, फिजिकल एवेल्युएशन करवाइए। उसके बाद आपको तरीके से, क्योंकि हर जैसे बैक पेन का सिंपल एक्सरसाइज नहीं, जैसे उल्टा लेट के पीछे से ऊपर उठाने वाला, इससे भी बहुत तरीके से एक्सरसाइज है। जो मांसपेशियां, जो खासकर जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, वो पेल्विक बोन को जो पीछे से खींचने से ना डिस्क बल्ज होने के चांसेस है, उसको भी आप प्रॉपर असेस करके क्या स्ट्रेचिंग करना है, क्या मजबूत करना है, कोर मसल्स को कैसे मजबूत किया जाता है, तो ये आप करिएगा। प्लस जो डॉक्टर साहब एडवाइस कर रहे हैं जो दवा, उसको तरीके से ले लीजिए, तो ये इससे आपको परमानेंट रिलीफ मिल जाएगा। डॉक्टर मूर्ति, यहाँ पे एक सवाल उठता है, अक्सर बुढ़ापे में तो हमारी हड्डियां कमजोर हो सकती है क्योंकि एजिंग प्रोसेस है, उम्र का असर है, लेकिन क्या अधेड़ उम्र और जवानी में भी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं? क्योंकि अभी आपने जिक्र किया कि हमारे जो मसल्स हैं हमें उनको मजबूत बनाना चाहिए, तो क्या हमें ये जो प्रक्रिया है कब से शुरू कर देनी चाहिए? देखिए, रूटीन तरीके से आपको एक्सरसाइज अपने शरीर के लिए रोज 1 घंटा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इस शरीर को बीमारी से दूर करना मतलब आपको वॉक करना चाहिए, योग करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, जिस हिसाब से लास्ट 2 इयर्स जो कोविड की वजह से हम सब परेशान हैं, एक्सरसाइज नहीं करें, घर में बैठे हुए हैं, बच्चों में आप देखेंगे ऑनलाइन क्लास, हर वक्त मोबाइल लैपटॉप में बैठे रहते हैं, तो बैठे बैठे कमर कमजोर, हड्डी, क्योंकि जो ऑस्टियोपोरोसिस का नाम ले रहे हैं, वो जहां हड्डी में वजन नहीं जाएगा ना, वो बोन कमजोर हो जाती है। हड्डी को मजबूत करने के लिए आपके अपने शरीर को वजन तो हड्डी में डालिए, वॉक करिए, रोज सुबह उठकर वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए, तो इससे आप ऑस्टियोपोरोसिस से दूर हो सकते हैं। और जैसे कुछ ऐसे दवा होती है, डॉक्टर साहब ने पहले भी जिक्र किया, जो खुद जाकर कुछ दवा खा रहे हैं, उससे भी हड्डी कमजोर होने के चांसेस है। या कोई ज्यादा खाने में नमक डाल रहे हैं, वो भी आपको कैल्शियम को यूरिन रास्ते से निकाल देता, वो भी आपको विभिन्न कारण हो सकते हैं। डॉक्टर अजय शुक्ला, यहाँ पे एक सवाल उठता है, सर्वाइकल और हमारे रीढ़ की हड्डी की समस्या होती हैं, उसके कारण क्या होते हैं? इस विषय में कृपया हमें बताएं। तो ये जो कारण है, ये एज पे डिपेंड करते हैं कि आप छोटे से बच्चे की बात कर रहे हैं कि मिडिल एज की बात कर रहे हैं कि बूढ़ों की बात कर रहे हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें अधिकतर कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स होती हैं, पैदाइशी जो हड्डियों में डिफेक्ट्स होते हैं वो बहुत कॉमनली देखी जाती हैं, और उनमें इन्फेक्शंस होने के बहुत चांसेस होते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उसमें चोट लगने के, मिडिल एज में चोट लगने के, और मैकेनिकल पेन बहुत एक कॉमन कॉज होता है पेन का, जिसमें कि कुछ अंदर गड़बड़ नहीं है बट पेन हो रहा है, कि शायद क्योंकि एक्सरसाइज ठीक से नहीं पर्सन कर रहा है, या पोस्चर ठीक से नहीं मेंटेन करता है काम करते समय या चलते समय, या फिर ट्रैवलिंग में जर्क्स वगैरह लगने से। तो मिडिल एज में भी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, मिडिल एज में जो है और भी बीमारियां हो सकती हैं। कई लोगों की डिफेक्ट्स हो जाती हैं जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी आगे पीछे खिसकने लगती है, जो कि तकलीफ़ प्रोड्यूस करती है। कई लोगों में जो है वो चेंजेस आने लगते हैं कर्वेचर में, रीढ़ की हड्डी टेढ़े होने लगती है। और जैसे उम्र बढ़ती है तो ट्यूमर होने के, कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं। इन्फेक्शन तो हर एज ग्रुप में हो सकता है, ओल्ड एज में भी हो सकता है, एंड साथ में ऑस्टियोपोरोसिस, बोन्स वीक होना, फ्रैक्चर करना, और ये सब परेशानियाँ। बिल्कुल, तो ये भी समस्या हो सकती है। और इसके साथ बता दें आपको कि हमारे एक दर्शक ने हमें ईमेल भेजी है, अपनी समस्या हमारे साथ साझा की है, आइए उसे हम शामिल कर लेते हैं। बता दें, सुरेश शर्मा जी ने ये ईमेल भेजी है बैंगलोर से, और ये लिखते हैं कि मैं इंजीनियर हूँ, 2003 में मेरी दुर्घटना के चलते रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, प्लेट्स डली थी, अब फिर से दर्द शुरू हो गया है, क्या फिजियोथेरेपी कराना ठीक रहेगा? क्या कहेंगे डॉक्टर मूर्ति आप?
देखिए इसमें तो जैसे जिस हिसाब से आपको जो हिस्ट्री है ये तो पता नहीं चल रहा उनका आपका पैर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि रीढ़ गड्डी मतलब जिस हिसाब से डॉक्टर साहब ने कहा रीढ़ गड्डी पैर के मूवमेंट वही उसी की वजह से पैर चल रहा है। इनकी क्या पैरालाइज हो गया या नॉर्मल है, ऑपरेट करने के बाद चल पा रहे हैं? तो अगर ये चलने लायक है तो फिर वंस अगेन वही मांसपेशियों को मजबूत करना एंड जहाँ पे आपकी मसल स्ट्रक्चर टाइट है उसको आप स्ट्रेचिंग करना। अगर ऑपरेशन को अगर और उसी में और कोई ऑपरेशन के बाद अगर कोई और भी समस्या है, आप जहाँ पे ऑपरेट हुए हैं वहाँ जाइए, वो डॉक्टर साहब एक्सरे करवाएंगे, एक्सरे करा के देखेंगे, इम्प्लांट के बारे में देखेंगे क्या वो ठीक है, उसके बाद क्या और कोई सलाह आप उनसे ले सकते हैं। अगर आप चलने लायक हैं, ऑपरेट करने के बाद कोई सिर्फ दर्द है, वो आप फिजियोथेरेपी जा कर सकते हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रोथेरेपी नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे इम्प्लांट लगी हुई है। आप एक्सरसाइज करिएगा, कोर मसल मजबूत करिएगा। बिल्कुल। डॉक्टर शुक्ला, हमारे एक दर्शक है, उनका सवाल उन्होंने हमें भेजा है। विनोद खत्री जी हैं कानपुर से। उन्होंने लिखा है, मैं कपड़े की दुकान में बैठ के काम करता हूँ, मेरी पीठ में हमेशा दर्द बना रहता है, साथ ही गाड़ी चलाने व खाना खाते समय दाहिना हाथ सुन्न हो जाता है। ओके, तो इन्होंने कुछ अपना उम्र वगैरह कुछ लिखा है? इन्होंने मेंशन नहीं की है, नहीं बताई है, मेंशन नहीं की है। तो असल में दो अलग चीज़ें हैं। हाथ में जो बता रहे हैं सुन रहता है, वो यूजली रीढ़ की हड्डी नहीं, हम गर्दन की जो सर्वाइकल जो स्पाइन है उस वहाँ पे तकलीफ़ होती है जिसकी वजह से हाथ सुन्न होता है। और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कोई हाथ के अंदर की जो नस हो वो कहीं दब रही है तो उससे भी हाथों में सुनपना आ सकता है। और बाकी जो रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है केवल बैठते समय होता है, तो क्या उनका पोस्चर ठीक नहीं है बैठते समय, क्या उनको बैक को मजबूत करने की एक्सरसाइजेस की ज़रूरत है? तो मेरी तो राय ये है कि अगर उनको तकलीफ़ ज़्यादा है तो उनको किसी विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। बिल्कुल। तो दिखा के उसके बाद ही हम लोग उनको एक सही विशेषज्ञ को दिखा के अपना सलाह ले लें ताकि चीज़ आगे उनका निदान हो सके। बिल्कुल। तो समस्या आगे ना बढ़े इसके लिए जरूरी है कि आप नजदीकी जो भी विशेषज्ञ हैं उनका रुख जरूर कर लें। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर मूर्ति का रुख करते हैं जोड़ों की, खासतौर की अगर हम जैसे घुटनों की बात करते हैं डॉक्टर मूर्ति, तो चलने फिरने में परेशानी होती है और ये परेशानी जो है हमने ज्यादातर महिलाओं में देखी है। महिलाएं इससे पीड़ित होती हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 80% तक महिलाएं इससे पीड़ित होती हैं। क्या कारण देखते हैं आप? नहीं, महिला इसलिए इनकी इश्यूज आ रही है जो जोड़ों में कमजोर हैं, क्योंकि अगर देखा जाए जब से ये प्रेग्नेंट होते हैं तब से इनकी बच्चेदानी में जब बच्चा रहते हैं वहाँ जो बच्चेदानी में जो वाटर पानी है वो भी अल्कलाइन है। तो बॉडी के अंदर जब अल्कलाइन मिनरल्स मटेरियल अगर नहीं मिलेगा, जो फीमेल्स के बोन है ना, बोन से जो है सारी कैल्शियम जो है ब्लड सक करना शुरू करेंगे, वहाँ पे भी वो कैल्शियम दान दे रही बच्चे के लिए। जैसे बच्चे डिलीवरी देते हैं उसके बाद बच्चे को फीड करते हैं, वहाँ पे भी जो है वो कैल्शियम बोन से निकलती है। सो ओवरऑल इनके इतना मतलब जो महिला है कैल्शियम बहुत ही लॉस कर जाते हैं, तो इसलिए कैल्शियम टैबलेट वगैरह ले देते हैं। तो इनके क्या है, मैक्सिमम आप देखा जाएगा फल खाने पीने में बहुत ध्यान देना पड़ेगा। फल खाइए, ग्रीन वेजिटेबल खाइए ताकि हड्डी मजबूत हो, दूध पी लीजिए, पनीर खा लीजिए, दही खा लीजिए। तो ये कैल्शियम जिसमें ज्यादा है वो सारा आप खाना खाने के प्रयास करिएगा। तो इससे हम जो बोन वीक है, जो ऑस्टियोपोरोसिस है, उससे हम बचा सकते हैं। जैसे घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, मेरे पास तो रोज कम से कम 4-5 पेशेंट ऐसे ही आते हैं इसी तरह समस्या लेके। वो सबको हम बताते हैं पहले खान पीन सही रखिए। बिल्कुल। तो खाना पीना अगर अच्छा है हमारा तो हमें हमारी हड्डियों को एक सुरक्षा कवच भी मिल सकता है। और भी एक सुरक्षा कवच है जो हमारी हड्डियों को के पास होता है, उसके बारे में जिक्र करेंगे, विस्तार से चर्चा भी करेंगे और आपको दिखाएंगे भी, समझाएंगे भी। लेकिन बता दें कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम पहले शामिल कर लेते हैं। भोपाल से सुनील जी फोन लाइन पर हैं। हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। मतलब मेरा मतलब से सवाल ये था जी, इसमें मेरी दीदी के लड़की की 22 साल एज है करीबन, एक्सीडेंट में क्या पूरी स्पाइनल कोड कट चुकी है, तो उसमें निचला वाला शरीर कमर से नीचे वाला ऐसा काम नहीं कर रहा, तो उसके लिए क्या कुछ सर्जरी वगैरह ऐसा कुछ हो सकता है क्या? अभी क्या पूरा नीचे वाला ऐसा काम नहीं कर रहा, कमर से नीचे वाले वगैरह? तो ये सर्जरी किस चीज की हुई थी? ये मेरा मतलब एक्सीडेंट में उसकी क्या है, रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कोड वगैरह कट चुकी है जी, तो उसमें क्या पैर नीचे दोनों पैर काम नहीं कर रहे हैं।
बिल्कुल, एक्सीडेंट के चलते दोनों पैर काम नहीं कर रहे। कितने दिन हो गए? कितना समय हो चुका है? सर इसको करीबन 1 साल 2 साल हो गए करीबन। 2 साल हो गए और बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं है? जी नहीं सर, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। बिल्कुल नहीं, पैर बिल्कुल भी नहीं काम करते हैं? नहीं कर रहे हैं। तो मतलब आपके इनका जो मतलब घुटने भी नहीं काम करते हैं, कमर के नीचे बिल्कुल कुछ भी नहीं काम करता है? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है सर, मतलब महसूस होता है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। असल में अगर 2 साल हो गए हैं तो अब इसकी संभावना कि ये काम करेंगे उसकी संभावना बहुत कम हो गई है। हालांकि मिरेकल्स होते हैं बट बहुत ही रेयर है। तो जो है इसमें इनको जो है ना, फिर भी मैं ये एडवाइस करूँगा एक विशेषज्ञ से मिलें, तो वो ये बताएंगे कि इनको कैसे बेस्ट रिहैबिलिटेट किया जा सकता है, कि क्या व्हीलचेयर की ज़रूरत है। आजकल तो बहुत अच्छी व्हीलचेयर्स आने लगी हैं। और अगर जैसे कई दफ़े क्या है आपके पेल्विस एरिया में ट्रंक के जो मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो कई दफ़े जो है हम लोग कुछ ऑर्थोसिस वगैरह ऐसी बना सकते हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंटली वॉकर वगैरह पकड़ के कुछ शायद चल सकें। बट वो जब तक इनको ठीक से देख नहीं पाएंगे, देखने के बाद जांच करने के बाद हम यहाँ नहीं पर एडवाइस कर पाएंगे, एडवाइस हो पाएगी। डॉक्टर मूर्ति, आप भी कुछ जोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल, आपके माध्यम से, क्योंकि जिस हिसाब से आप बोल रहे 2 साल हो गया पैर काम नहीं कर रहा। आपने सुना होगा पैरा ओलंपिक गेम्स, उसमें आप जैसे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। एक टाइम पे पैरा ओलंपिक गेम्स में हमारा मेडल नहीं मिलता था, आज आप देखेंगे बहुत मेडल्स आ रही है। क्योंकि ऐसे ही है जैसे पैराप्लेजिक हो गया, जिस हिसाब से आपका कंडीशन का नाम पैराप्लेजिक बोलते हैं, आप लोग बहुत गेम कर सकते हैं। क्योंकि आप 2 साल हो गया पैर काम नहीं कर रहा, जिस हिसाब से जो एडवांस व्हील चेयर है या फिर जो कैलिपर्स है, तो उसकी हेल्प से आप अपने देश के लिए आप आगे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आप संभावना है, लेकिन अब यहाँ पर जागरूक हो जाइए। देखिए दोनों ही विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं कि संभावनाएं हैं और विकल्प हैं बहुत सारे। इसके लिए आप किसी डॉक्टर के पास जरूर जाइए, सलाह ले लीजिए, उसके अनुसार आप आगे कदम बढ़ा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, जैसे कि हम बात कर रहे थे यहाँ पर हड्डियों के सुरक्षा कवच के बारे में। खान पीन से तो मिलता ही है, साथ ही साथ होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज किस परिस्थिति में टूट फूट जाता है या फिर उसमें उसके लचीलेपन में कमी आ जाती है, इसके बारे में भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही होती है। डॉक्टर शुक्ला, आप क्या कहना चाहेंगे? कार्टिलेज बहुत कारणों से उसका लचीलापन इफेक्ट होता है। मतलब यंग एज में अगर आपके बोन्स जो हैं टेढ़े हैं, बहुत पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को इग्नोर करते हैं, उनकी पैर की हड्डियां टेढ़ी होती हैं, तो बिकॉज टेढ़ी हैं तो कार्टिलेज पे अनइवन फोर्सेस पड़ते हैं, जिसकी वजह से एक तरफ का कार्टिलेज पहले कसने लगता है। चोट लगने से कार्टिलेज ख़राब होता है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो जोड़ों को अफेक्ट करती हैं, जिससे कि कार्टिलेज यंग एज में ही ख़राब होने लगता है जी। बहुत ऐसी कंजेनाइटल और हेरिडिटरी भी कंडीशंस हैं जिसमें कि कार्टिलेज ख़राब होता है। एंड ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल से कार्टिलेज ख़राब होता है। आप जो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आपका वेट बहुत ज़्यादा है जी। आप को थायराइड है, आप ज़्यादा काम नहीं, मतलब इधर उधर जाते नहीं हैं, उस सब से भी कार्टिलेज ख़राब होता है, इनएक्टिविटी से। एंड ऑफ कोर्स जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो एज के साथ तो भी इसमें इसके लचीलेपन में कमी आती रहती है। दवाइयाँ जो आप खाते हैं वो भी कार्टिलेज को अफेक्ट कर सकते हैं। आप क्या खा पी रहे हैं, जैसे अल्कोहल है, टोबैको है, ये सब चीजें, तो छोटी छोटी चीजें ही हैं जो हमारे कार्टिलेज को यहाँ पर असर डाल सकती हैं, उसको प्रभावित कर सकती हैं। तो देखिए उसको हमें ठीक रखना है। कार्टिलेज क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है, आइए आपको दिखा देते हैं, एक चित्र के माध्यम से आपको बता देते हैं कि एक अच्छा घुटना और एक बिल्कुल ग्रस्त घुटना क्या होता है, जिससे आप बेहतर तरीके से समझ पाए कि कार्टिलेज की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें उसे बिल्कुल स्वस्थ रखना चाहिए। अभी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाया जाएगा कि एक अच्छा घुटना क्या है। देखिए ये एक अच्छे घुटने की का चित्र आप देख
देख रहे हैं, इसमें कार्टिलेज बिल्कुल मजबूत है, इसमें कोई भी स्पेस नहीं है। यहाँ पर मूवमेंट काफी अच्छी तरीके से हो रहा है। जब आपका कार्टिलेज स्वस्थ होगा, लचीलापन होगा उसमें, तो देखिए कि उसमें मूवमेंट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो आपने एक अच्छा घुटना देख लिया, अब आपको एक ग्रस्त घुटना भी दिखा देते हैं जिसमें कार्टिलेज में टूट फूट हो या फिर उसका लचीलापन कम हो गया हो। जी हाँ, एक बैड घुटना क्या होता है वो भी हम आपको एक चित्र के माध्यम से यहाँ पर समझा देते हैं। देखिए इसमें कार्टिलेज में टूट फूट आप देख रहे हैं, यहाँ पर लचीलापन नहीं है, मूवमेंट में दिक्कत होगी, दर्द होगा। आप देख सकते हैं आर पार आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जब आपका घुटना आप हल्का सा भी मूव करेंगे तो एक कड़क सी आवाज आएगी। इसका मतलब है कि ये घुटना अच्छी स्थिति में नहीं है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने घुटने के में जो कार्टिलेज होता है, हमारी हड्डियों का जो सुरक्षा कवच होता है, उसे हम बेहतर बनाए रखें। किस तरह से बेहतर बनाए रख सकते हैं, डॉक्टर मूर्ति से हम यहाँ पर समझ लेते हैं। डॉक्टर मूर्ति, क्या कहना चाहेंगे कि कार्टिलेज बिल्कुल स्वस्थ रहे? देखिए बढ़ती उम्र के साथ तो उसमें थोड़ा बहुत फर्क पड़ता ही है, लेकिन स्वस्थ रहे इसके लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने कई कारण बताए कार्टिलेज डैमेज होने का। एक और भी कारण है, आजकल यंगस्टर में होती है, वो लोग ना खूब रनिंग करते हैं, वो स्ट्रेचिंग नहीं करते, सीधा दौड़ना शुरू कर देते हैं। इससे मसल्स इतना टाइट हो जाता है, मांसपेशी इतना टाइट हो जाता है, अब नी जॉइंट के ऊपर जो मसल्स आ रही है इतना अकड़ जाती है, वो जाके जॉइंट्स को बहुत ज्यादा फ्रिक्शन मिल जाती है। अब आप देखेंगे जैसे सीढ़ी चढ़, ये बहुत आम तौर पर लोगों का सब परेशानी है। जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं दर्द होती है, उतरते हैं तो क्योंकि जैसे हम सीढ़ी चढ़ने उतरते हैं, घुटना मोड़ना, सीधा होना, तो वहां पे जैसे वीडियो में आपने देखा होगा आगे जो कटोरी है वो पूरा रगड़ रहा, तो ये इतना ज्यादा फ्रिक्शन है, वो तो दर्द होगी। तो यहाँ पे आप आगे वाला ताई मसल्स को आप खिंचाव वाली कसरत सीखिए, आप इसको खींचने का तरीका सीखिए। अब जब खींचेंगे मांसपेशियों में लचीलापन जब बढ़ेगा तो वहां पे प्रेशर कम पड़ेगा। जब प्रेशर कम होगा दर्द नहीं होगी जी। तो ये चीज आपको समझना, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। इस पे जाकर आप दवा खाना शुरू कर देते हैं, दवा खाएंगे तो फिर और साइड इफेक्ट हो जाती है। तो वही भागना जो हम अक्सर क्या करते हैं, जॉगिंग कर लें, रनिंग कर लें, हम वही करते रहते हैं। उसके साथ साथ हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी करनी चाहिए जिससे हर एक मसल हमारी स्वस्थ रहे। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है इस बात को ध्यान रखना, और ऐसी महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे, आपको जागरूक करेंगे। लेकिन एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम किस के बारे में चर्चा कर रहे हैं? आज हम जोड़ों के दर्द के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सवाल है आपके पास तो बेझिझक हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कीजिए, साझा कर सकते हैं आप अपने सवाल। लेकिन अब आपको जल्दी करनी होगी क्योंकि समय बीतता जा रहा है, समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो ऐसे में आप जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए और बता दें इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि कभी मैं बैठता हूँ कंटिन्यू, अगर मैं आधा घंटा बैठा रहता हूँ तो जब उठता हूँ तो जो लोअर बैक है ना, लोअर बैक में पूरा जो है दर्द होता है उठने के टाइम पे। आई रिमेन फॉर फ्यू मिनट ओनली, आफ्टरवर्ड फिर ठीक हो जाता है। जी, उम्र क्या है आपकी?
मतलब दर्द काफी, जैसे आप बैठे हुए कुछ खाना खा रहे हो जी और उसके बाद में आप उठोगे, बिल्कुल, तो ये दर्द रहता है लोअर बैक में, दर्द होता है लोअर बैक में। बिल्कुल। उम्र बताइए अपनी। मेरी उम्र है 57, आज 57 का हो गया मैं जी। तो आपको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। यहाँ पर आप बिल्कुल अपना जन्मदिन भी मना रहे हैं, अपनी समस्या भी साझा कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी समस्या का समाधान जरूर पहुंचाया जाएगा। डॉक्टर शुक्ला, क्या कहेंगे आप? ये कितने दिन से हो रहा है आपको? ये सब मैं महसूस किया करीब 3-4 साल से हो रहा है ये प्रॉब्लम। और ये कितनी देर रहता है? ये उठने के बाद में 1-2 मिनट ही रहता है। 1-2 मिनट ही रहता है तो फिर चलते समय कोई दिक्कत नहीं है आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये असल में उम्र के साथ क्या है कि जो है रीढ़ की हड्डी के जो जोड़ हैं उसमें भी डिजेनरेटिव चेंजेस शुरू हो जाते हैं। तो आपको जो है इसके लिए भी जो है ना एक्सरसाइजेज ही बेस्ट है। तो एक्सरसाइजेज आपको थोड़ा, जो शरीर का हिस्सा आपको थोड़ा तकलीफ देने लगे उम्र के साथ, तो बेस्ट इलाज होता है उसके आसपास की मांसपेशियों की एक्सरसाइज सीखना, सही ढंग से करना। और अगर डॉक्टर मूर्ति कुछ बताना चाहेंगे तो अभी बता भी सकते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने सही बोला है, आपको एक्सरसाइज तो करना, बट एक चीज आप याद रखिएगा, ये जो एज है ना 57, जो आपने 57 बोला है ना, हाँ जी ये एक नंबर है। आप देखेंगे 60-70 साल वाले भी बिना कमर दर्द करा रहे हैं, है ना, 40 साल में भी दर्द आ जाती है। तो ये सब नंबर है। आप अपना शरीर को फिट रखिए, स्ट्रेच करिए, एक्सरसाइज करिए, रोज 1 घंटा टाइम दीजिए अपने शरीर के लिए। आप कोई भी काम करिए, गाड़ी चलाइए, ज्यादा देर बैठना होता करिए, कोई दिक्कत नहीं, मना नहीं कर रहे हैं। कोई सिस्टम पे बैठना होता, कोई ज्यादा देर चलाना होता, कोई दिक्कत नहीं, बस शरीर के लिए 1 घंटा आप दीजिए, एक्सरसाइज करिए, प्रॉपर वॉक करिए, स्ट्रेचिंग करिए, फिट रहेंगे। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे एक सवाल उठता कि कई बार कोई व्यक्ति अगर अपना DEXA स्कैन टेस्ट करवाता है तो बाहर से वो बिल्कुल स्वस्थ दिख रहा है, बॉडी उसका जो शारीरिक ढांचा है बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन सडनली उनको अचानक पता लगता है कि उनको ऑस्टियोपेनिया या ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी है। तो इस अवस्था में उसे क्या किया जाना चाहिए? वेल, अगर DEXA स्कैन से ये कंफर्म होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस है तो डेफिनेटली एक गंभीर समस्या है, बिकॉज DEXA स्कैन तो इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड। तो अगर DEXA स्कैन की रिपोर्ट गलत नहीं होती है, तो अगर DEXA स्कैन में आ गया है कि ऑस्टियोपोरोसिस है, तो आपको डेफिनेटली एक विशेषज्ञ से मिलना पड़ेगा और फिर वो उसमें आपका क्या दवाइयाँ चलानी है। ख़ास तौर से हम लोग शुरू में सबको कैल्शियम, विटामिन डी तो देते ही हैं, और उसके साथ फिर कई एंटी ऑस्टियोपोरोटिक ड्रग्स भी देते हैं। तो कौन सी ड्रग आपके लिए बेस्ट होगी वो जो है कोई विशेषज्ञ बताएगा। और उसके साथ फिर आपका क्या डाइट में क्या होना चाहिए, आपके कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए आपको, उसके साथ सारी चीज़ें आपको सब कुछ बताया जाएगा। डॉक्टर मूर्ति, यहीं पे एक सवाल उठता है कि अगर यंग एज में अगर ऑस्टियोपोरोसिस आ जाए तो क्या लाइफ लॉन्ग आने वाली ज़िंदगी में किस तरीके से वो व्यक्ति अपने आने वाले वक्त को बिता सकता है? देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस आप समझ रहे हैं, हड्डी कमजोर हो रहा है, तो उनका हाई रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स है ना, हड्डी टूटने की संभावना ज़्यादा है। तो दवा तो जरूरी है, साथ साथ सिंपल एक्सरसाइज, उसमें जाके बॉडी बिल्ड के लिए वेट उठाना ये सब बिल्कुल नहीं करना। सिंपल एक्सरसाइज करिए, वंस अगेन वॉक करिए, धूप में थोड़ी देर बैठ जाइए, खाने पीने के ऊपर ध्यान रखिएगा, कोई ऐसे एक्टिविटी मत करिए आपको जो है चोट ना पहुंचे, तो ये ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल। ऐसे ही डॉक्टर मूर्ति, जैसे आप लगातार यहाँ पर हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि हमें थोड़ी स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, यहाँ पर हम ज्यादा स्पेस तो आपको नहीं दे पाएंगे, बैठे बैठे ही अगर कुछ एक्सरसाइजेज रिलीफ हमें दे सके, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, किस तरह से दिखाएंगे? बिल्कुल सही है, हमारा भी बैठे बैठे हमारा भी मैं कुछ दिखाना चाह रहा था। जी बिल्कुल, दिखाएं, बताएं हमारे सभी दर्शकों को कि अगर वो आराम से बैठे भी हैं तो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक तो सबका ये गर्दन दर्द है, सबको कॉमन हो गया, जिस हिसाब से हम दिन रात जो है मोबाइल पे लगे रहते हैं। मोबाइल लगना मतलब गर्दन आगे झुक जाना, गर्दन आगे झुकना मतलब नसें इतना खिंचाव हो जाती है, उसमें रेडिएटिंग पेन हो जाती है ना। तो यहाँ पे आप अपने पोस्चर मेंटेन करिए, दूसरा कोर मसल एंड कुछ स्ट्रेचिंग ऐसे करिए, जैसे बैठ गए होल्ड कर लिया, अगर चेयर पे बैठ गया यूं करके स्ट्रेच करिएगा नेक का, इसी तरह दोनों साइड करिए, फिर ऐसे टर्न करके पूरा यूं स्ट्रेच करिए, ताकि जो मांसपेशी में जो अकड़न है
उसको लचीलापन चाहिए। अच्छा, दूसरा कुछ ऐसे बैंड्स आती है, उस बैंड्स लेके आप एक्सरसाइज करिए, जो रबर बैंड्स मिलती है, जो आपके जो पीछे जो है, जो स्कैपुला बोलते हैं, इस बीच में ना कुछ मसल्स है, उस मसल्स को अगर मजबूत करेंगे गर्दन आपका सपोर्ट रहेगा। इसको इंटरस्कैपुलर मसल्स बोलते हैं, उसको आप स्ट्रेचिंग करना होता है। ऐसे रबर बैंड के साथ आप स्ट्रेचिंग करेंगे तो ये आपको बहुत। दूसरा आप देखेंगे बैठे हैं या कोई काम कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जस्ट आप पेट को टाइट अंदर खींच कर रखिएगा। जो ये अंदर खींचना मतलब कोर, आप अपने कोर मसल्स को रिक्रूट कर रहे हैं, उसको एक्शन पे ले आ रहे हैं, तो उस मसल्स को आप खींचने के, अब शुरुआत में यही होगी, ब्रीथ, सांस रोक के फिर पेट को खींचना पड़ेगा। हम तो रेगुलर कर रहे हैं इसलिए हम बात भी कर रहे हैं, पेट अंदर खींच के भी बैठे हुए। ये दिस इज इनिशियल स्टेज ऑफ कोर मसल एक्टिवेशन है। तो आप कोर मसल्स को मैक्सिमम आप पुल करके रखिएगा, मैक्सिमम। आप वॉक करिए, टीवी देखिए, बात करिए, बस खाना खाते समय नहीं करना जी। बाकी टाइम आप पेट पुल, इवन आप बैठे बैठे आप दोनों साइड देखिए, डिस्टेंस आपको पता चलेगा, वही चीज खींच के आप करिए, रेंज आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये कोर मसल सारे मसल से जुड़ी हुई है। जो कोर मसल पिलर मसल बोलते हैं, उसको मजबूत करेंगे, बाकी पेरिफेरल जितने मसल्स है वो अपना काम बढ़िया तरीके से करेगा। साथ में अपना काम भी चालू आप रख सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आजकल बैठे बैठे लोग बहुत काम करते हैं। कोविड के बाद जैसे कि हमने देखा है, वर्क फ्रॉम होम है, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हैं, बैठे बैठे ही करनी पड़ती हैं, बहुत ज्यादा मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है। आप अगर ये बैठे बैठे थोड़ी सी एक्सरसाइजेस कर लेंगे तो देखिएगा आपको कितना फायदा यहाँ पर होगा। बिल्कुल डॉक्टर अजय शुक्ला, आप भी यहाँ पर आपका रुख करना चाहेंगे। जैसे कि हम अभी थोड़ी देर पहले घुटनों की बात कर रहे थे कि घुटनों में समस्या आ जाती है, दर्द हो जाता है, कई बार तो ऐसा हो जाता है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात कह दी जाती है। ऐसे में क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि कई लोग डर जाते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाएं या फिर ना करवाएं, क्या सलाह रहेगी आपकी? तो असल में ये सवाल आज की डेट में बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज जॉइंट रिप्लेसमेंट्स सही भी होते हैं, कई जगह जॉइंट रिप्लेसमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती फिर भी किए जाते हैं। तो पेशेंट्स में भी जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है कि वाकई में उनका जोड़ जो है इस स्टेज पे पहुंच गया है कि उसमें रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है। तो असल में रिप्लेसमेंट हम लोग तब करते हैं जिसको, जब हम कहते हैं पेशेंट का एंड स्टेज आर्थराइटिस पे वो पहुंच गया है। एंड इसका मतलब है कि उसकी जो तकलीफ़ है वो इतनी ज़्यादा है कि उसकी जो सारी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग हैं वो अफेक्टेड हैं। एंड उसने सारी कोशिशें कर ली, काफ़ी समय से काफ़ी चीज़ों की कोशिश कर ली, दवाइयों की, एक्सरसाइज की, फिजियोथेरेपी की एंड इंजेक्शंस जो भी पॉसिबल हैं, और उसको रिलीफ नहीं मिल रहा है। एंड साथ में जो है कोरिलेट किया गया कि एक्सरे में भी हाँ कि डैमेज्ड हैं जॉइंट्स बहुत ज़्यादा, तो तब रिप्लेसमेंट करवा लेना चाहिए। बिल्कुल, देखिए हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, दोनों ही हमारे विशेषज्ञों से मैं चाहूंगी 10-10 सेकंड में अपनी एक सलाह दे दें हमारे सभी दर्शकों को। हड्डियों को मजबूत रखें किस तरह से, डॉक्टर शुक्ला? आपको शुरुआत से ही, बचपन से ही अपने बच्चों को गाइड करना चाहिए कि जितना उनकी हड्डियां बचपन में मजबूत होंगी उतनी वो आगे चलकर मजबूत रहेंगी। इसलिए शुरुआत से ही वो एक्टिव रहें, एक्सरसाइज करें, अपना खाना सही रखें, तो आगे चल के इस बात का जरूर ध्यान रखें। डॉक्टर मूर्ति, आपकी भी सलाह लेना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? खेल कूद, खाने पीने में ध्यान रखिए, दवा से दूर रहिए, एक्सरसाइज करिए। इससे आपके आने वाले टाइम पे अपने घुटना हो, चाहे वो कमर हो, चाहे वो एड़ी में, चाहे कंधा हो या गर्दन, सब बचा सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए आप दवाओं से दूर रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, अच्छे लाइफस्टाइल, अच्छे खान-पान के साथ रहिए, बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे, आगे चलकर भी आपको यहाँ पर फायदा ही मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप दोनों ही विशेषज्ञों ने दर्शक तक पहुंचाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देना चाहेंगे यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप मेरे स्टूडियो आए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और इसी के साथ बता दें दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे जो विशेषज्ञ हैं, जो उन्होंने सलाह दी है, उससे जरूर लाभान्वित हुए होंगे, और साथ ही हम आपके आभारी भी हैं। पिछले सप्ताह बहुत सारी मेल्स आई हैं हमारे पास। पटना से 22 वर्षीय आभा सिंह ने पूछा है कि उनकी मां को लंबे समय से माइग्रेन की समस्या है, जिसके कारण वो काफी परेशान रहती हैं।
फिरोजपुर से जाहिरा खान की समस्या ये है कि उन्हें हर शाम को अचानक सीने में दर्द जैसा महसूस होता है। हम बहुत जल्दी आपकी समस्याओं का समाधान लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम के से 2 दिन पूर्व टीवी के माध्यम से जरूर मिल जाएगी। आप लगातार हमें लिखते रहें, ईमेल करते रहें। इसके लिए सबसे पहले हमारा आप पता नोट कीजिए। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। ईमेल आईडी है हमारी swastkisan@gmail.com। इस पर आप ईमेल कर सकते हैं, अपनी समस्याएं हमसे साझा कर सकते हैं। तो इसी के साथ बता दें आपको आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए, दूरदर्शन किसान देखते रहिए। नमस्कार। मैं हवलदार राम सिंह